हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। साइंस जी के हमारा चल रहा है। इस वाले टाइम पर हम करते हैं साइंस जी के। तो टॉपिक नंबर 11 करेंगे आज हम। 11 न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमारे 10 टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सारे MCQ क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स। 3 बज गए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ, लेट ना हुआ करें प्लीज़ आप। साइंस जी के टॉपिक 11 केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस जिसको बोलते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो कल हमने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, शुरू वाली वीडियो जो 10th चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन किया था हमने। जो चीनी का पानी में घुल जाना एक कैसी प्रक्रिया है? वह एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आपको एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि साइंस जी के अगर आप यहाँ से चैनल से करते हो तो टॉपिक वाइज हम बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस के साथ करते हैं। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलो जल्दी से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? तो जंग जब लग जाता है लोहे के ऊपर तो उसका भार बढ़ता है, या वही रहता है, या घटता है, या अनिश्चित हो जाता है। तो कैसा हो जाता है जब जंग लग जाता है लोहे के ऊपर? तो जब जंग लगेगा तो लोहा गल जाएगा, गल जाएगा तो जड़ेगा। तो लोहा जब जंग लग जाता है लोहे पे तो जो है उसका भार घट जाता है। कैसा हो जाता है? घट जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लोहे के जंग को रोकने के लिए, जो लोहे पर जंग लगता है उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम जो है क्या उपयोग करते हैं? किस चीज़ का उपयोग करते हैं जब लोहे पर जंग लगता है? तो उस जंग को रोकने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ए मैग्नीशियम, बी जिंक, या सी क्लोरीन, या डी तांबा। तो लोहे के जंग को रोकने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम का करते हैं, जिंक का करते हैं, या क्लोरीन का करते हैं, या तांबा का करते हैं। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो हम जिंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ से आंसर रहेगा बी इस क्वेश्चन का। लोहे के जंग को रोकने के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ठोस होता है, ठोस कपूर होता है, उसको जब वाष्प में हम बनाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? ए हिमीकरण, बी वाष्पीकरण, या सी पिघलना या मेल्टिंग, या फिर डी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम। थर्ड का आंसर रहेगा हमारा ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रासायनिक क्रिया CO2 और H2O इज इक्वल टू H2CO3। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस चीज़ से देखो, यहाँ से C है तो C यहाँ आ गया। अब यहाँ से O2 है, यहाँ एक O ये है तो O3 हो गया और H2 हो गया। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उदाहरण है रासायनिक क्रिया CO2 प्लस H2O H2CO3 में का उदाहरण है। तो यह ए आदान प्रदान का है, बी ऑक्सीकरण का है, या सी संकलन का है, या यह पृथक्करण का है। तो क्या है यह? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा ऑक्सीकरण। क्या है ये? एक रासायनिक क्रिया है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। रासायनिक क्रिया इससे जब इसमें परिवर्तित हो जाती है इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक विलियम
एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक विलन है लाल लिटमस को कैसा बना देता है? नीला बना देता है। तो जो विलियन है उसका पीएच मान कितना होगा? लाल लिटमस को नीला बना देता है तो उसका पीएच मान विलियन का क्या होगा? 1 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 6.5 होगा। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर रहेगा ना तो उसका मान 1 होगा, ना 7 होगा, ना 5 होगा, ना 6.5 होगा, ना इनमें से कोई नहीं होगा। ये आंसर रहेगा इसका। जो विलियन है लाल लिटमस को नीले लिटमस से बदल देता है तो विलियन का जो पीएच मान है इनमें से कोई नहीं रहेगा। और इसका मान क्या रहेगा? इसका मान रहेगा 7 से अधिक। क्या रहेगा इसका मान? 7 से अधिक। इसमें ऑप्शंस में 7 से अधिक है ही नहीं, तो इसलिए हम इसमें से कोई नहीं टिक करेंगे और 7 से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक है, बेसिक और एसिडिक है, या एसिडिक है, या उदासीन है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा बेसिक और एसिडिक। ठीक है, बेसिक और एसिडिक आंसर रहेगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। केवल और केवल 20 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने रखे हैं और आज का जो टॉपिक है ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे साइंस का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पास्चुराइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को 8 घंटे, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाना, या फिर दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाना और एक निश्चित समय के लिए अचानक से ठंडा कर देना। एक निश्चित समय के लिए अचानक से ठंडा कर देना, इनमें से कोई नहीं। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन होता क्या है? ये इनमें से ऑप्शंस में हमारा आंसर है। जल्दी से आप सोचिएगा क्या इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक से उसको क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, सी आंसर रहेगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है। ओके, ये रहेगा 7 का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स। और सुबह अपनी करंट अफेयर रहती है वो भी आप देख लीजिए करें, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और फ्रेंड्स, डेली हम साइंस के टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, पूरी साइंस कवर करेंगे टॉपिक वाइज। अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए प्लीज़। केवल और केवल आधा घंटा, अगर आप दिन में आधा घंटा साइंस के लिए निकाल लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए केवल और केवल आधा घंटा आप साइंस को दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पाश्चुरीकरण संबंधित है, तो पाश्चुरीकरण किस चीज से संबंधित है? पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जलीकरण से, या दुग्ध के निर्जमीकरण से, या निर्जमीकरण से, या फिर दूध के किण्वन से, या फिर दूध से आसवन से। तो क्या इसका आंसर रहेगा? पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, दूध के निर्जमीकरण से इसका संबंध होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी। 8वें का आंसर रहेगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कथन 1, कोयले का हीरे में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है।
कोयला जब हीरे में बदल जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। और दूसरा है कथन 2, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन जो होता है वह पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका फ्रेंड्स जो है भौतिक परिवर्तन होता है वह पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ये वाला तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जब कोयले का हीरे में बदलाव हो जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता, यह रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें चेंज हो गया। कोयले को हीरे में बदल दिया तो हीरे को कोयले में नहीं बदल सकते, इस तरह कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। और भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ के संगठन को नहीं बदला जा सकता, जैसे कि एक पानी में जब हम चीनी को घोलते हैं तो पानी जैसा होता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो चीनी होती है उसको दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी में घुल गई है। तो भौतिक परिवर्तन ये होता है जिसमें पदार्थ के संगठन को नहीं बदला जा सकता, यानी पानी में घुल गई लेकिन पानी वैसे का वैसा है। तो ये हो गया इसका आंसर। कथन 2 ठीक है हमारा, कथन 1 हमारा गलत है, बिल्कुल असत्य है। तो देख लेते हैं, हमारे कूट दिए हुए हैं नीचे, ये दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। या दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। या फिर सी, दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 असत्य है। और क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट क्या रहेगा? कथन 1 सत्य है और कथन 2 क्या है? कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कथन जो हमारा 2 है वो बिल्कुल सत्य है। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसके संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहता है। तो कथन 2 ठीक है और कथन 1 गलत है। तो इसका क्या आंसर रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। उत्प्रेरक में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? उत्प्रेरक में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्पादन निर्माण का ताप, या बी अभिक्रिया का ताप, या फिर सी साम्य स्थिरांक, या फिर डी सक्रियण ऊर्जा। तो क्या रहेगा? उत्प्रेरक में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? तो उत्प्रेरक में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? इनमें से 10th का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा डी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा इसका आंसर रहेगा। उत्प्रेरक में से सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जो नए हैं उनका भी स्वागत है और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका भी स्वागत है। जुड़ जाइए प्लीज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं। 3 से 3.5 केवल आधे घंटे की क्लास अपनी होती है, तो डेली आप क्लास पर आइएगा और साइंस को बस आधा घंटा दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? ये ए इनवेट्स, या बी जाइमेज, या फिर सी डायटेज, या फिर डी माल्टेज। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारा जाइमेज। क्या रहेगा आंसर? जाइमेज आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है, कौन सा एंजाइम है? ये है जाइमेज। क्या है? जाइमेज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। उत्प्रेरक के विषय में निम्नलिखित में से कौन
सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक कथन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो सारे के सारे याद रखने आपको। उत्प्रेरक के विषम में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है, या फिर बी, उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को बदल सकता है, या फिर सी, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, या फिर डी, उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है। तो क्या इसमें से उत्प्रेरक के विषय में कथन सही नहीं है? बाकी सारे सही हैं। एक बार यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या इसका सही नहीं है। तो आंसर मैं बता देती हूँ, उससे आपको आसानी होगी जो सही है वो वाले लर्न करने की, ताकि उससे अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाए तो आप इजीली उसको कर पाए, और उत्प्रेरक के विषय में जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं पहले से आंसर बता देती हूँ कौन सा सही नहीं है, फिर बाकी याद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, क्या रहेगा? बी। ये जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को बदल सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये वाला ऑप्शन गलत है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को नहीं बदल सकता। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को नहीं बदल सकता, यहाँ पर बदल सकता है आया है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को नहीं बदल सकता। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है। जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है। और क्या कर सकता है? सी, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। अभिक्रिया का जो अंत होता है उसमें जो उत्प्रेरक होता है उसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। और डी, उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक का कार्य कैसा होता है? उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा 12th क्वेश्चन का। जल्दी से इसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्प्रेरक के विषय में कौन कौन से ये कथन सही है, एक गलत है। ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को बदल सकता है, ये गलत है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादन के गुण को नहीं बदल सकता, ऐसा आना चाहिए था। उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है। और अभिक्रिया के जो अंत आता है तो उत्प्रेरक की जो रासायनिक संरचना होती है उसमें अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और उत्प्रेरक का कार्य विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक का कार्य कैसा होता है? विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है जो कि केवल प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, या फिर केवल अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, या फिर अग्र और प्रतीप्त दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान गुणक के से बढ़ाता है, या फिर अग्र अभिक्रिया का वेग प्रतीप्त अभिक्रिया के वेग की तुलना में अत्यधिक बढ़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब फ्रेंड्स आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने इसके बारे में आपको पता होगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नहीं तो आप इसका ऑप्शन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा, हमारा आंसर बता देती हूँ मैं आपको, सी। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अग्र एवं जो प्रतीप्त, क्या होता है? अग्र और प्रतीप्त दोनों जो होते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं का वेग, जो वेग होता है इन दोनों अभिक्रियाओं का, वो समान गुणक से बढ़ाता है। क्या करता है? समान गुणक से वो वेग बढ़ाता है। अग्र और प्रतीप्त दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान गुणक से बढ़ाता है। ये आंसर, इसका आंसर रहेगा समान गुणक से यह वेग बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल और केवल अपने 7 क्वेश्चन बचे हैं। केवल 20 क्वेश्चन हमने आज वाली क्लास पर रखे हैं, तो प्लीज अंत तक जुड़े रहें। केवल आधा घंटा आप साइंस के लिए रख लीजिएगा। प्लीज अंत तक वीडियो को देखें, बीच में वीडियो को ना छोड़े प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दूध का दही में परिवर्तन होना जो है वह क्या है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, या फिर विटामिन द्वारा ऐसा होता है, या फिर एंजाइम द्वारा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा हमारा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, बैक्टीरिया। और एक और प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया आ जाए वो कि दूध का दही में बदलना, कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये होती है किण्वन। क्या? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किण्वन प्रक्रिया ऐसी होती है जिसकी वजह से दूध को दही में बदला जा सकता है, किण्वन प्रक्रिया होती है, जो कि हमने कल वाली क्लास पे किया था। तो इसीलिए आपके लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आप आधा घंटा क्लास पे आते हो, 20-25 क्वेश्चन आप डेली साइंस के कर लेते हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूध का दही में परिवर्तन होना बैक्टीरिया द्वारा होता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। केवल और केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? गैसोलीन का क्वंथन, या बी बर्फ के घन का पिघलना, या फिर सी किसी अंडे का तला होना, या फिर डी लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा किसी अंडे का तला जाना। किसी अंडे का तला जाना निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन होता है? अंडे को जब हम तल देते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। बाकी सभी हमारे रासायनिक परिवर्तन में नहीं आएंगे, ये हमारे भौतिक परिवर्तन में आएंगे। तो इसीलिए ये अंडे को जब हम तल देंगे तो वो अपना जो है रूप बदल लेगा, लेकिन वैसे रहेगा। तो किसी अंडे का तला जाना, एक अंडे को जब तल देते हैं तो हम दोबारा से अंडे को उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर, अंडे का तलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है और बाकी हमारे कथन सही हैं? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही वाले हमें बिल्कुल लर्न करने हैं और लर्न करके हमें दिमाग में याद रखने हैं, ताकि आपके अगर क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। इसी तरह से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं फ्रेंड्स। नहीं वाला तो एक ही है, बाकी तो सही ही है, तो सही वाले हमें देखने भी हैं और याद भी करने हैं। ए किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी जलीय विलयन का क्वंथनांक शुद्ध जल के क्वंथनांक से अधिक होता है, या फिर किसी विलयन में जल का वाष्प दाब जो है शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, या जब भी किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है या अलग किया गया है, तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर ही बता देती हूँ ताकि आप इसमें पजल ना हो। तो इसका आंसर रहेगा ए, किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। विलयन के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये वाला हमारा बिल्कुल गलत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जल विभव बढ़ जाता है, ये हमारा गलत है। किसी जलीय विलयन का क्वंथनांक शुद्ध जल के क्वंथनांक से अधिक होता है। जो किसी जलीय विलयन का जो क्वंथनांक होता है, जो शुद्ध क्वंथनांक होता है, शुद्ध जल के क्वंथनांक से ये जलीय विलयन का जो क्वंथनांक होता है वो अधिक होता है। और किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। तो आपको विलयन का जल है और शुद्ध जल है, उससे दोनों का रिलेशन रखना है। तो विलयन में जल का जो वाष्प दाब होता है, यहाँ क्वंथनांक की बात की गई, यहाँ वाष्प दाब की बात की गई है, तो विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। निम्न यानी कम होता है, इसमें कम होता है, शुद्ध जल की अपेक्षा इसमें कम होता है और क्वंथनांक ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जलीय विलयन का क्वंथनांक शुद्ध जल के क्वंथनांक से ज्यादा होता है, और जो विलयन में जल का वाष्प दाब होता है वो शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, यानी कम होता है। जब भी किसी विलयन को जब कोई विलयन होता है उसको एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जब जल से अलग किया जाता है, इस विलयन को किया जाता है, तो क्या होता है, तो जो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, तो जो विलयन पर
दबाव देने से जो जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ठीक है, जल के प्रवाह को रोका जा सकता है जो विलयन पर दबाव डालता है। तो ये हो गए अपने फ्रेंड्स कितने 16 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं। प्लीज अंत तक जुड़े रहें, केवल आधे घंटे की अपनी क्लास है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है, जब पानी में किसी साधारण नमक को हम मिला देते हैं तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु तो कैसे होते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिला दिया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है और जो हिमांक बिंदु होता है वो कैसा होता है, वो बढ़ जाएगा या फिर वो घट जाएगा, वो क्रमशः घटन होगा, उसमें क्रमशः बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा, इसमें इसका आंसर रहेगा क्रमशः वह बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ये इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जब हम डालेंगे तो बढ़ेगा और फिर जब उसको गोल देंगे तो घट जाएगा दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फ्रेंड्स, केवल और केवल 5 मिनट आप वीडियो से जुड़े रहें, केवल लास्ट के 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी एक भौतिक प्रक्रिया है, धातु का संरक्षण या जंग लगना, धातु का संरक्षण या जंग लगना, या खाद्य का पाचन, या फिर एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन, या फिर आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो क्या रहेगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया बताना है फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आंसर, तो भौतिक प्रक्रिया कौन सी होती है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या रहेगा हमारा, 18 का आंसर रहेगा हमारा डी, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। क्या रहेगा, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन इसका आंसर रहेगा। यह एक हमारी भौतिक प्रक्रिया है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का जो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, जल वाष्प में जो परिवर्तित होता है तो भौतिक प्रक्रिया कहलाता है, प्राकृतिक कहलाता है, रासायनिक कहलाता है, या फिर जैविक प्रक्रिया कहलाता है। तो क्या आंसर रहेगा, जल का वाष्प में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, यह एक भौतिक प्रक्रिया, जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक भौतिक प्रक्रिया है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, उसमें किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है। तो किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है, जो तत्व की द्रव्यमान संख्या है उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होते हैं। तो केवल अल्फा और गामा किरणें, केवल अल्फा और बीटा किरणें, केवल बीटा और गामा किरणें, अल्फा बीटा और गामा विकिरणें। तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा डी, अल्फा बीटा और गामा विकिरण। क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा, अल्फा बीटा और गामा विकिरण आंसर रहेगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती, तो द्रव्यमान संख्या उसमें से अल्फा बीटा और गामा के उत्सर्जन होने पर परिवर्तित नहीं होती। ये हो गए फ्रेंड्स अपने 20 क्वेश्चन, और ये कंप्लीट हुआ अपना 11 चैप्टर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय वीडियो पर लगाने के लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और डेली हमारी 3 बजे ये क्लास रहती है साइंस की, और इसमें केवल और केवल आधा घंटा हम क्वेश्चन करते हैं। या तो 20 क्वेश्चन रहते हैं या 25-30 से अप नहीं होते हैं इस क्लास पर हमारे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन
क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो हम 30 रख लेते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर हम थोड़े छोटे क्वेश्चन रखते हैं। तो ये 3 से 3:30 पर अपनी क्लास होती है। प्लीज़ डेली आप क्लास पर टाइम से आ जाया करें। साइंस की क्लास ये रहती है और जिसमें हम कर रहे हैं साइंस जीके, और साइंस जीके कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज। टॉपिक हमारे 11 टॉपिक हो चुके हैं, आज 11 टॉपिक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इजीली उसको ढूंढ पाओगे और आप देख लोगे उनको। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और 8 से 8:40 पर अपनी जीके की क्लास रहती है, जिसमें हम जीके का प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए प्राचीन भारत का इतिहास हम उसमें कर रहे हैं, और इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, ठीक है, ये हमने कर लिए हैं। तो प्लीज़ क्लास से आप जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम वाली वीडियो पर। प्लीज़ टाइम से आप आ जाना। बाय बाय।